अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो हालात हुए, जो परेशानियाँ हुई, जो सुबकी हुई, जो बेइज़्ज़ती हुई, चलो फर्स्ट टेस्ट में हो गई। अब आगे का सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अब अगला टेस्ट जो है, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पाकिस्तान का इतना कोई बुरा स्कोर नहीं रहा हुआ और पाकिस्तान जो है वहाँ पे 1-2 टेस्ट जीता हुआ है। ये जहाँ पे खेला था वहाँ पे तो बेड़े गर्क हुआ है, बल्कि बाकी टीमों का भी बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान के अलावा। लेकिन अब जहाँ पे मैच खेलने जा रहे हैं, वो मैच जो है वो जगह जो है वो ज़रा बेहतर है और मैच खेलने के काबिल है। और पाकिस्तान के लिए मैच खेलने के पाकिस्तान जिस किस्म की मैच खेलता है वो एशियन किस्म की पिच है, वो उस तरह से खेलने के काबिल है। लेकिन ये हम ये भी देखते हैं कि शायद रमीज़ राजा जो हम उस वक़्त हमने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ड्रॉप इन पिचेज़ की ज़रूरत थी और सारा कुछ था, लेकिन अब लगता है कि ड्रॉप इन पिचेज़ होती हैं तो कम से कम हमें ऐसी पिचेज़ पे, ऐसी ग्राउंड पे, ऐसी जगहों पे खेलने का मौका मिलता है। लेकिन हम साथ ये भी देखते हैं कि भाई किस प्लेयर को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 3-4 मोटे-मोटे प्लेयर्स की अगर बात करें, अब्दुल्ला शफीक से शुरू करें, तो क्या सूरत हाल है? अगर आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड पिछले 10 मैचेस में बस 10 इनिंग्स में अगर वो टेस्ट मैचेस की बात करें तो क्या स्कोर किया था, कितना किया था? मेरे ख्याल एक दफ़ा डबल सेंचुरी है, उसके अलावा कभी 50 भी नहीं की हुई। मतलब डबल सेंचुरी है, उसके अलावा कोई सेंचुरी नहीं है और 40 की 40 से ऊपर कहीं कोई स्कोर नहीं, 20-10, 12-20-10 स्कोर किया हुआ है। अगर आप 10 मैचेस की बजाय 10 इनिंग्स की बजाय 16 इनिंग्स या इस किस्म इतनी इनिंग्स भी ले लें तो कोई ऐसा अच्छा स्कोर नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला शफीक जो है उसको ज़्यादा आगे तक लेके जाना चाहिए, कहाँ तक लेके जाएँगे देखना चाहिए। इस पर अभी मेरा ख्याल है कि हमें जो सैम अयूब को लेके हैं, हालाँकि सैम अयूब जो है वो इतनी फ़ास्ट पिचेज़ पे और इस तरह के ट्रेंड इतने हेवी, इतने ऑर्गेनाइज़्ड बॉलर्स के सामने उसको इस तरह से नहीं फेंक देना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन सॉरी सैम अयूब को। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना चाहिए। लेके गए हैं तो नए बंदों को खिलाना चाहिए, तो वो भी देखना है कि उसको क्या करना है। अभी हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ज़्यादा क्रिटिसिज़्म जो हो रहा है वो अब्दुल्ला शफीक की बजाय हो रहा है इमामुल हक के ऊपर। इमामुल हक का फिर भी स्टैटिस्टिक्स थोड़ी-सी काबिल कबूल है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पे तो इमामुल हक की जो है स्टैटिस्टिक्स थोड़ी-सी कदरे इससे बेहतर है। अभी लास्ट मैच में भी थोड़ा-सा इसने जो है अगर किसी ने रजिस्ट किया है ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ दूसरी इनिंग में, तो वो जो है वो इमामुल हक था। अगर उसके भी स्कोर निकाल दें तो पीछे कख नहीं बचता। तो वो सूरत-हाल भी देखनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ-साथ इमामुल हक को मेरा ख़्याल है आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को अगले टेस्ट के लिए हटाना है ओपनर्स को और उसकी जगह पे हमने खिलाना है इसको सैम अयूब को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जो मैं इसके बाद कहानी सुनाऊँगा सैम अयूब की वो ज़्यादा खतरनाक है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। लेकिन इसके साथ-साथ एक ये सूरत-हाल भी साथ आएगी कि उसके बाद जो नया बंदा आता है, अगला प्लेयर जो आता है, जो हमारे कैप्टन है, जिसको निकाला नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको ऑब्वियसली अब वो कैप्टन बन गया है तो अब वो उसने उसके गले में ढोल डाल दिया गया है, तो उसने ढोल बजाना ही बजाना है। शान मसूद की भी जो है अगर आपकी पिछली 10 इनिंग्स देखें, जो इंटरनेशनल इनिंग्स हैं, तो उसमें आपको कोई स्कोर, कोई बड़ा स्कोर, कोई कामयाब बैटिंग जो है उसको नहीं मिलती, जो उसका फोर्टे है, जो उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद बाबर। बाबर का भी यही मसला आ रहा है कि बाबर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और बाबर के साथ तो गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो दुनिया उसके बारे में बात करती है। जब बाबर फील्डिंग कर रहा था तो कमेंटेटर्स उस वक्त कह रहे थे कि यार ये जो बाबर है ना, जब ये खेलने आएगा तो हम देखेंगे, क्योंकि इसकी बैटिंग का जितना मजा आता है ना, तो हम बड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पे उसकी बैटिंग को। और पता चला कि दोनों इनिंग्स में बाबर ने जो है वो कहा कि अभी मैं अपनी बैटिंग छुपा के वापस लेके जानी लाहौर ते उत्थे जाके किधर रख देनी है, मैंने नहीं खेलना यहाँ पे। बड़ा अच्छा सैड पार्ट ऑफ स्टोरी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बाबर जैसा बंदा जो है अगर वो भी मैच सेवर नहीं है या ऐसी ऑड पिचेस पे या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पिचेस पे अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो बाकियों से हम क्या गिला शिकवा करें। हमने बाबर को जो है वो जाइंट बनाया हुआ है और वो हम किस किस बड़े से बड़े प्लेयर के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का कहते हैं कि जी वन ऑफ द लेजेंडरी बैट्समैन है। और अगर वो भी ऐसी क्रूशल सिचुएशंस में, ऐसे मौकों पे अगर हमें जो है वो रेस्क्यू नहीं करता और हमें नहीं बचाता और हम उस पर बैंक नहीं कर सकते कि बाबर आएगा देख लेना बचा लेगा, तो अगर नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर की बाबर ते की कोई होर ते कोई होर। उसके बाद अगर हम
आगे चलें तो चलें, बाकी तो चलो साउथ शकील वगैरह की तो बात चलो अलग है उस पर तो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन असल जो हम केस फंसता है वो केस फंसता है हमारे वेरी गुड फ्रेंड, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी और को मौका मिलना चाहिए। अब वो उसका जो है उसके दिन पूरे हो चुके हैं, अब उसको ठीक है डोमेस्टिक खेले, सारा कुछ खेले जी। मैं सरफराज अहमद की बात करूँ, सरफराज को जो है कहना चाहिए कि सरफराज तू बेटा तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, वेट कर ले, कोई थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि सरफराज के भी अभी वो हालात, वो चीज़ें, वो एटीट्यूड नहीं रह गया हुआ कि जहाँ पे वो इतना अच्छा इतना बड़ा स्कोर कर सके ना। उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और हर बार डिस्कस हुआ है कि उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं, हर बार डिस्कस हुआ है कि उसकी बैटिंग में वो जान वो तीखापन नहीं है जो रिक्वायर्ड है। जितनी कंसिस्टेंसी से खेलना चाहिए मिडिल ऑर्डर में सरफराज वो वहाँ पे नहीं खेल रहा है। लेकिन क्या उसकी जगह पे रिजवान को आना चाहिए, रिजवान की क्या कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक दो जुमलों के बाद डिस्कस करता हूँ। इसी तरह फ़हीम अशरफ के पास आते हैं कि फ़हीम अशरफ का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी फ़हीम अशरफ दोनों साइडों पे खेलता है, मतलब बॉलर भी है और बैटर भी है। आप उसकी बॉलिंग के स्टैटिस्टिक्स मुझसे मुझे छोड़े, मैं तो यूं बातें कर रहा हूँ ना। आप बॉलिंग के स्टैटिस्टिक्स निकालें, उसके जो पिछले टेस्ट मैचेस में उसने क्या किया, क्या बैटिंग के एज ए बैटर उसके स्टैटिस्टिक्स निकालें, जहाँ पे कोई रोक टोक कोई ऐसा नहीं होता, कोई वी आर नॉट रनिंग अगेंस्ट टाइम कि जी 20 ओवरों में स्कोर करना है या 50 ओवरों में स्कोर करना है या डेथ ओवर्स आ गए कुछ हो गया, खुला आप टेस्ट मैच खेल रहे होते, उसमें भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर सक रहे तो फिर देयर इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ रेड मार्क ऑन यू देन कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप वो जिसको हम शाहीन अफरीदी कह रहे हैं उसको कहाँ से बड़ा आदमी बनाना शुरू किया, वहां से बड़ा आदमी बनाना शुरू किया जहाँ पे वो छोटा आदमी बन चुका हुआ था। जब उसको इंजरीज हो गई थी, जब उसको चोटें लग गई थी, जब वो परेशान था, जब वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी फिटनेस के साथ, उस वक्त उसको कैप्टनसी दी पहले लाहौर कलंदर की, और उसके बाद फिर आगे सूरत हाल क्या क्रिएट हो रही है, अब आगे उसको कैप्टनसी दे रहे हैं जी पाकिस्तान व्हाइट बॉल की। और अभी जो नया जो अभी टेस्ट मैच तो हो जाएंगी जैसे भी खत्म होंगी, उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो सूरत हाल ये आती है कि श्रीलंका क्या है, न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों ने 5 टी20 खेलने हैं, और 5 टी20 के लिए अभी से मुसीबत पड़ गई है कि किसको रखेंगे किसको निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर ये है, जो शोर ये है, जो अभी जिसको हम अच्छे तरीके से हम रन थ्रू दे रहे हैं वो बंदा है ये सैम अयूब। और सैम अयूब को कह रहे हैं कि उससे ओपनिंग जरूर करानी है, उसको जरूर खिलाना है। और सैम अयूब को अगर ओपनिंग करानी है तो फिर उसके बाद बाबर या रिजवान में से एक बंदा जो है वन डाउन आएगा। तो ये एक सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है कि वहां पे कौन सी सूरत हाल होगी कि अगर सैम अयूब आता है और वो पांचों मैचेस खेलता है या जिनमें से या सिलेक्ट होता है या उसमें से जो भी आता है खेलने के लिए, तो वो तो ओपनर है, तो वो तो पूरा ओपनिंग करेगा। अगर ओपनिंग वो करेगा तो फिर बाबर या रिजवान टी20 में से इनमें से कैसे इनका जोटा टूटेगा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इनकी जोड़ी तोड़ने के लिए ये प्लान किया गया है, क्योंकि आगे एक और सूरत हाल क्रिएट होती है। उस सूरत हाल ये क्रिएट होती है कि शादाब जो है अभी तक फिट नहीं है, शादाब की बहुत ज्यादा मशकूक है प्रेजेंस इस टी20 के लिए, टी20 सीरीज के लिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। और ये जो है ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है टी20 सीरीज जो है, क्योंकि इसी तरह की बाद में जाके हमने अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में जाके हमने वर्ल्ड कप टी20 का खेलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है उस वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन उसमें शादाब की अवेलेबिलिटी जो है वो भी डाउटफुल हो रही है कि शादाब खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। शाहीन पहले फिटनेस में स्ट्रगल कर रहा है, शाहीन पहले जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और यहाँ पे ये सूरत हाल आ गई है कि शादाब भी अब शायद उस तरह से ना परफॉर्म कर सके। शादाब नहीं खेलेगा तो मोहम्मद नवाज के स्पिनर्स में कौन आएगा, मोहम्मद नवाज आएगा। मोहम्मद नवाज जो है वो उसका आप स्कोर देख लें, स्टैटिस्टिक्स देख लें, तो मेरा ख्याल है कि आम तौर पे अगर कोई कोई दूसरा बंदा हो तो उसको जो है ना वो पीसीबी के अंदर ना घुसने थे जो हालात चल रहे हैं, लेकिन उसको नवाज की किस तरह से किस्मत उसको नवाज रही है। हर नवाज के साथ ही हो रहा है आजकल, लेकिन नवाज के उसको किस्मत नवाज रही है, तो किस तरह से उसको लेके चलेंगे आगे, जहाँ पे आपने आपके इमाद वसीम टाइप बंदा जो है उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है, तो आप शादाब भी नहीं होगा तो फिर हम नवाज के पास जाएंगे क्योंकि इमाद वैसे नहीं खेल रहा। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है। और ये खासतौर पर जो वहाब रियाज हैं और उसकी बाकी जो टीम है जो उन्होंने सारे 9 रतन 20 रतन इकट्ठे किए हैं सिलेक्शन के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। और उसके बाद अभी तो कल दोबारा मुलाकात करते हैं आपके साथ, और फिर देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।